नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल आज आप लोगों के लिए एक डेटा सीरीज में बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ जो स्टेक में आज लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे क्यू को। तो स्टेक से रिलेटेड जब मैं बात करता हूँ तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि स्टेक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है टावर ऑफ हेनोई इन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम को रिजोल्व किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बोल देता हूँ कि टावर ऑफ हेनोई एक मैथमेटिकल पजल है जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर 3 डिफरेंट पोल्स लिए जाते हैं। पोल्स किस तरीके से लिए जाते हैं कि सपोज ये एक ए है, ये दूसरा बी है और ये तीसरा सी पोल है। अब सपोज ए बी सी के अंदर क्या होता है कि इस तरीके से पोल्स लिए जाते हैं। सपोज यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरा चक ये है, तीसरा ये है, तो इसके अंदर ये डाल दिया जाता है। किस तरीके से डाल दिया जाता है, सबसे पहले हम 1 2 3 से ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। अब इसको असेंडिंग करना तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर डालते हैं, उसके बाद में इसको हम यहाँ पर लेके आते हैं, फिर इसको वापस इसके अंदर लाते हैं और फिर लास्ट वाले को यहाँ पर 3 को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि पहले सबसे पहले इसको यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ लाते हैं, फिर इसको वापस यहाँ लाते हैं और लास्ट में इसको यहाँ ला देते हैं और इन दोनों को इसके ऊपर फिट कर देते हैं। ये टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम है, ये पजल्स है जिसको सॉल्व करते हैं हम, जो आगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। इसके अंदर करते क्या है, सबसे पहले द टावर ऑफ हेनोई इज ए मैथमेटिकल पजल। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पोल्स एंड ए नंबर ऑफ डिस्क ऑफ डिफरेंट साइज which can slide onto any poles. The puzzle starts with the disk in a neat stack in ascending order of the size in one pole. The smallest at the top, those making a conical shape. The objective of the puzzle is to move all the disks from one pole, say source pole, to another pole and destination pole with the help of the third pole, say auxiliary pole. In this puzzle have the following 2 rules. Number 1, you can't place a large disk onto a smaller disk. Number 2, only one disk can be moved at the one time. इसके अंदर जब हम आगे बात करते हैं तो आगे किस तरीके से बात करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर इटरेटिव एल्गोरिथम की मैं बात करता हूँ। इटरेटिव एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हम जिस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड, कि कितने किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक पावर 2 और n के बिहाफ पे -1 में चलता है। हेयर द नंबर n इज द नंबर ऑफ डिस्क, जो n को रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो नंबर ऑफ डिस्क का काम करती है। इफ द नंबर ऑफ डिस्क इज इवन देन द इंटरचेंज डेस्टिनेशन पोल एंड ऑक्सिलरी पोल्स। आफ्टर दैट इफ i इक्वल टू 1 करते हैं, देन नंबर ऑफ मूव्स की बात करता हूँ तो i के मूव्स को जब मैं चेक करता हूँ तो 1 के रिप्रेजेंट करता है। देन आफ्टर लीगल मूवमेंट ऑफ द टॉप डिस्क बिटवीन सोर्स पोल एंड डेस्टिनेशन पोल, इसमें i% इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट करते हैं हम। देन हम देखते हैं लीगल मूवमेंट टॉप डिस्क बिटवीन सोर्स पोल एंड ऑक्सिलरी पोल के अंदर जब हम देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, i%3 इक्वल टू के 0 रिप्रेजेंट करता है। देन लीगल मूवमेंट टॉप डिस्क बिटवीन ऑक्सिलरी पोल और डेस्टिनेशन पोल के अंदर इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। अब इसी चीज़ को मैं आगे देखता हूँ तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं जो बहुत बेस्ट है। एग्जांपल के अंदर क्या करते हैं कि हम एक सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, 3 डिस्क लेते हैं 1 2 और 3। ये 3 क्या लेते हैं, डिस्क लेते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड कितनी है, 7 मूवमेंट रिक्वायर्ड में, जिसके अंदर 3 पोल लेते हैं, 3 डिफरेंट पोल्स लेते हैं, एक एस लेते हैं, एक ए लेते हैं और एक डी लेते हैं। अब इन 3 पोल के अंदर ये जो डिस्क है 1 2 एंड 3, इनको ये सीक्वेंसिंग ऑर्डर में है। अब इनको अलग अलग चेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। देन व्हेन i इक्वल टू 1, सबसे पहले 1 की मैं बात करता हूँ, इस 1 की मैं बात करता हूँ। देन i
इक्वल टू %3 इक्वल टू 1 करते हैं, देन लीगल मूवमेंट बिटवीन एस एंड डी, एस और डी के बीच में एक लीगल मूवमेंट होगा। वो क्या होगा, यहाँ से उठ कर की और A1 यहाँ पर आ गया। देन अब क्या करेंगे, व्हेन आई इक्वल टू 2 की बात करता हूँ, इस 2 की बात करता हूँ, तो लीगल मूवमेंट होगा एस और ए के बीच में। ए कौन सा है, ये मिड वाला पोल है, तो अब की बार क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर आई इक्वल टू अगर मैं 3 की बात करता हूँ, अगर मैं अब आई इक्वल टू 3 की बात करता हूँ, तो लीगल मूवमेंट क्या होगा, I% 3 इक्वल टू 0। देन लीगल मूवमेंट किसके बीच में होगा, ए एंड डी के बीच में। ए कौन सा है, ये है, डी कौन सा है, ये है, और एस ये है, तो ए और डी के बीच में लीगल मूवमेंट होगा। ए और डी के अंदर पहले से क्या था, ये यहाँ पर 1 मौजूद था, तो वो 1 वापस मूवमेंट कर रहा है, किस पे आ गया, ए में आ गया। अब ए से फिर 4 नंबर पे क्या करेंगे, आई इक्वल टू 4 जो करेंगे, लीगल मूवमेंट करेगा एस और डी के बीच में। ये एस और डी के बीच में जो मूवमेंट होगा, उस मूवमेंट के अंदर क्या करेंगे हम, उस मूवमेंट के अंदर ये होगा कि जो एस है और ये ए है और ये डी वाला है, तो एस क्या करेगा, अब की बार डी के अंदर चला जाएगा डिस्क। अब 6 मूवमेंट पे क्या होगा, 6 मूवमेंट पे I% 3 इक्वल टू 0 है, तो लीगल मूवमेंट होगा ए और डी के बीच में। तो ए कौन सा, ये है, एस ये है, और डी ये है। अब ए और डी के बीच में मूवमेंट होगा, ए और डी के बीच में मूवमेंट क्या हो रहा है कि यहाँ से जो 1 था वो क्या कर रहा है, मूवमेंट करके यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ से जो 2 है वो मूवमेंट करके क्या चला जा रहा है, डी में चला जा रहा है, डी में चला जा रहा है। अब ये क्या हो रहा है, वापस I इक्वल टू 7 करेंगे, I% 3 इक्वल टू 1 करेंगे, तब एक मूवमेंट और लेगा। वो मूवमेंट क्या लेगा, एस और ए एंड डी। तो ये एस और डी के बीच में मूवमेंट होगा कि ये A1 था, ये चल करके यहाँ पर आ गया। अब पहले क्या था, ये डिस्क थे, ये सारे किस में थे, इस तरीके से थे, 3, 2, 1 में थे। ये क्या था, डिसेंडिंग ऑर्डर में था। और अब क्या है, ये वापस इस तरीके से है, ये किस में है, असेंडिंग ऑर्डर, किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। इसी तरीके से जब हम आगे देखते हैं, तो आगे अगर इसकी मैं बात करूं तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आफ्टर ऑल दीज डेस्टिनेशन पोल्स कंटेन्स ऑल the in order of size. After observing above iterations, we can think that after a disk other than the smallest disk is moved, the next disk to be moved must be the smallest disk, because it is the top disk resting on the space pole and there are no other choice to move the disk. अब इसके टावर ऑफ हेनोई की एक स्मॉलेस्ट एल्गोरिथम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी हम देखते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं हम, सबसे पहले प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, प्रोसीजर हेनोई। इसके अंदर एक डिस्क लेते हैं, एक सोर्स लेते हैं, डेस्टिनेशन लेते हैं, एक ऑक्सिलरी नंबर लेते हैं। इन सारी चीज़ों में इफ़ डिस्क इक्वल टू 1 होगा, देन क्या होगा, मूव डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, एक डिस्क के दूसरे डिस्क में जाएगा। एल्स अगर ऐसा नहीं होगा तो हेनोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा, डिस्क -1 जहाँ सोर्स ऑक्सिलरी और डेस्टिनेशन में जाएगा, देन मूव डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। एक होगा हेनोई, डिस्क -1 देन ऑक्सिलरी डेस्टिनेशन और सोर्स पे जाएगा। अगर ये भी स्टेप्स नहीं फॉलो करता तो एंड इफ और एंड प्रोसेस, और लास्ट में क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो ये आपका दोस्तों था हेनोई प्रॉब्लम, टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रिकर्जन एंड इटरेशन के बारे में। रिकर्जन और इटरेशन हम लोगों ने पहले भी लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन अब एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि क्या मेजर डिफरेंस होता है रिकर्जन और इटरेशन के अंदर। रिकर्जन और इटरेशन के अंदर जो मेजर डिफरेंस होता है वो होता है, वो टर्म्स रिपीटेडली एग्जीक्यूट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बट दे आर द डिफरेंट with different code structures with the same end result. Sometimes the
terms could be confusing to beginning, so it is important to know the difference between them. एक होता है रिकर्जन, एक होता है इटरेशन। रिकर्जन के अंदर जब मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूँ तो दोनों की क्या होती है, डिफरेंट होती है। रिकर्जन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्जन कैन बी फाउंड बाय द फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द nth रिकर्सिव कॉल in term of the previous calls, though finding the destination case in terms of the base case and solving in terms of the base case gives us the idea of the time complexity of recursive equation. Please recursive details. and iteration के अंदर क्या होता था, complexity of the iteration can be found by the finding the number of cycle being repeated inside the loop. अब हम नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, यूजेज। इसका क्या क्या यूजेज हो सकते हैं। यूजेज की मैं बात करूँ तो यूजेज ऑफ द आइदर ऑफ दीज टेक्निक्स ट्रेड ऑफ बिटवीन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड साइज ऑफ द कोड। इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द पॉइंट ऑफ फोकस एंड नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स वुड बी लार्ज. It is the better to use iteration. However, if time complexity is not an issue, shortness of code is recursive would be the way to go. अब इसकी नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ तो क्या होता है रिकर्जन। रिकर्जन की मैं बात करूँ, रिकर्जन इन्वॉल्व्स द कॉलिंग द सेम फंक्शन अगेन एंड hence have a very small length of the code. However, as we say so in the analysis, the time complexity of recursion can get to the exponentially when there are a considerable number of recursive calls. Hence, usage of recursion is advantage in shorter code but higher time complexity. अब जब नेक्स्ट की मैं बात करूँ, इटरेशन की मैं बात करता हूँ तो इटरेशन इज द रिपीटेशन ऑफ ए ब्लॉक ऑफ कोड द involves a large size of code, but the time complexity is generally lesser than it is for the recursive size. एक होता है ओवरहेड। ओवरहेड की मैं बात करता हूँ तो रिकर्जन के अंदर क्या होता है, द रिकर्जन हैज द ओवरहेड ऑफ द रिपीट फंक्शन कॉल्स दैट इज ड्यू टू रिस्पेक्टिवली कॉलिंग ऑफ द सेम फंक्शन. द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड इंक्रीज्ड मे बी एंड इटरेशन के अंदर क्या होता है, इटरेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी सच ओवरहेड्स प्रॉब्लम. एक होता है इनफाइनाइट रिपीटेशन। इनफाइनाइट रिपीटेशन के अंदर हमारा सीपीयू जब कोई भी कैच को इटरेट करता है तो उसके अंदर क्या होता है, रिकर्जन के अंदर क्या होता है, इन रिकर्जन इनफाइनाइट रिकर्सिव कॉल्स में ओकर ड्यू टू द सम मिस्टेक इन स्पेसिफाइंग द बेस्ट कंडीशन which one never becoming false keep calling the function which may lead to system CPU crash. और इटरेशन की बात करूँ तो इनफाइनाइट इटरेशन ड्यू टू मिस्टेक इन इटरेशन असेसमेंट और इंक्रीमेंट और इन द टर्मिनेटिंग कंडीशन will lead to infinite loops which may or may not be lead to system error but will surely stop program execution in any other conditions. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रिकर्जन और इटरेशन का जो मेन डिफरेंस होते हैं उनके बारे में बात करता हूँ जो प्रॉपर्टीज के साथ में। सबसे पहले मैं डेफिनेशन बात करूँ तो रिकर्जन में क्या होता है, फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ होता है। इटरेशन के अंदर क्या होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड। एप्लीकेशंस क्या होता है, फॉर फंक्शंस को कॉल करते हैं रिकर्जन के अंदर और इसके अंदर इटरेशन में लूप्स को कॉल करते हैं। टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है, दोज बेस केस वेयर देयर विल बी नो फंक्शन कॉल्स और इसके अंदर क्या होता है, व्हेन द टर्मिनेशन कंडीशन फॉर द इटरेटर केस टू बी द सेटिस्फाइड. अब नेक्स्ट यूजेज की मैं बात करूँ, यूज्ड व्हेन कोड साइज नीड टू बी स्मॉल एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट एन इश्यू. Used when time complexity need to be the balanced against an expanded code size. इसके अंदर कोड साइज की मैं बात करूँ तो स्मॉलर कोड साइज लार्जर कोड साइज होता है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करूँ वे हाई जनरली एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसके अंदर मैं बात करूँ तो रिलेटिवली लोअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और
पोलिनोमियल फॉर्म की मैं बात करता हूँ तो वो सारी चीज़ होता है। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका स्टैक का टॉपिक खत्म हुआ। अब मैं आगे बात करूंगा आप लोगों के साथ क्यू के